एक नारा कई दिनों से चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको उठाया और उसके बाद सरसंघचालक और सरकार्यवाह दोनों ही इस नारे को आगे बढ़ाते दिखे। अब बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू समाज के लिए नारा, लेकिन इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स भी छिपी हुई है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। अब इसी की एक काट के तौर पर नया पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पोस्टर वॉर यूपी में हुआ है शुरू, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों जगह सुनाई दे रही है। समाजवादी पार्टी ने यह पोस्टर लगाए हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इस बात को अखिलेश यादव उठाते दिख रहे हैं और उन्होंने एक्स पर लिखा भी। ये पोस्टर अवतरित जब हुए उसके बाद जिसका जैसा नजरिया वैसा नारा, और पोस्टर को शेयर किया। यानी कि बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, कटने वाली राजनीति। हम कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे, पर जुड़ तो खुद नहीं पाए। दो लड़के उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी अकेले ही 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस को और कोई विकल्प ना होने के चलते अब समर्थन देने पर ही मजबूर होना पड़ा। यह दबाव की राजनीति है क्या? और दबाव शुरू हुआ हरियाणा में, जो जीत के मुंह से हार खींच लाई थी कांग्रेस। उसके बाद क्या आईना दिखाया जा रहा है? पर जब हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे की बात करते हैं तो वो जो दूसरा नारा है, क्या वो दरअसल सवाल खुद एनडीए से और महायुति से पूछ रहा है। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे। अब बीजेपी में तो बगावत नहीं होती है, थोड़े बहुत बागी सुर सुनाई देते हैं पर सबको शांत करा लिया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। वहां बागियों की भरमार होती दिख रही है, दोनों ही खेमों में, महायुति हो या महाविकास अघाड़ी। लेकिन महायुति में बागी सुर ज्यादा बुलंद दिख रहे हैं। ज्यादा बड़ी समस्या बागियों से महायुति हो रही है, ज्यादा ही दुखी क्या? क्योंकि कुल मिलाकर 36 बागी उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। नामांकन की आखिरी तारीख जा चुकी है, विड्रॉल की आखिरी तारीख भी आ रही है, 2 दिन बाद 4 तारीख आ जाएगी। बीजेपी की तरफ से 19 बागी खड़े हो गए हैं, 19, नॉट अ स्मॉल नंबर। शिवसेना शिंदे की तरफ से 16 और एनसीपी अजित पवार की तरफ से 1, कुल मिलाकर 36। यह 36 का आंकड़ा दुख देने वाला है क्या महायुति को? जबकि महाविकास अघाड़ी वहां पर 14 बागी मैदान में, इसमें से 10 कांग्रेस के और 4 शिवसेना के। ये 14 और 36, फर्क बड़ा हो जाता है। लेकिन परेशान किसे करेगा? और इन सब में चुनावी तनाव में जो जुबान फिसलती है उसकी वानगी भी दिखाई दी और सुनाई दी। अरविंद सावंत सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। उन्होंने एक महिला के लिए माल शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया। शाइना एनसी बीजेपी में बहुत सालों से थी, अब वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आ गई हैं और बाकायदा मुंब्रा देवी से उम्मीदवार भी बन गई। अरविंद सावंत ने कटाक्ष किया, तंज कसा कि यहां इंपोर्टेड माल नहीं चलता है, ओरिजिनल माल ही चलेगा। माल अब एफआईआर दर्ज करा दी है शाइना एनसी ने। पर इस तरह की भाषा की क्या कोई जगह होनी चाहिए? और खास महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या शोभा देता है? शब्द पहले भी इस्तेमाल किए गए हैं, टनाटन माल, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। पर यह खत्म कब होगा सिलसिला? और एबीपी न्यूज ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता है। पर ये जुड़ेंगे और बटेंगे का सिलसिला दिल्ली तक भी अपनी गूंज सुनाता दिखाई दे रहा है।
अब 8 नवंबर से ठीक एक हफ्ते बाद कांग्रेस भी न्याय यात्रा निकालने वाली है। जैसे केजरीवाल पद यात्रा पर निकले हैं और सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, तो कांग्रेस 8 नवंबर से न्याय यात्रा का शुभारंभ करने जा रही है और वो केंद्र और दिल्ली सरकार की नाकामी बताएगी। केंद्र की तो बताएगी, दिल्ली सरकार की भी। और दिल्ली सरकार के खिलाफ देवेंद्र यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने देवेंद्र प्रतिज्ञा ली है। अब वो क्या है? 11 साल बाद भी लोकपाल बिल क्यों नहीं पास किया? सवाल पूछने वाले हैं अरविंद केजरीवाल से। केजरीवाल सरकार में पीने के पानी की किल्लत बढ़ी है। हमने अभी हेडलाइन भी दिखाई, यमुना में किस तरह से जहरीला होता जा रहा है पानी। हवा तो हो ही रही है, तो ये हवा खराब, यमुना गंदी, इन पर सवाल पूछे जाएंगे। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है दिल्ली वासियों को, इस पर भी पोल खोल करने का मन कांग्रेस बना चुकी है। तो भाई राज्य में तो चलिए ये चल तो जाता है, पर केंद्र की राजनीति को लेकर जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आप जुड़ते तो दिखाई नहीं दे रहे। तो दोनों ही गठबंधनों में गठबंधन धर्म जरूरी है, राजनीतिक मजबूरी है, उसके बावजूद भी ये दरारें क्या कहती हैं। और आने वाले दिन इसी गठबंधन धर्म को क्या कसौटी पर कसने वाला है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पहला सवाल, एनडीए सत्ताधारी गठबंधन से जुड़ा हुआ, महाराष्ट्र में महायुति बागियों से दुखी। जबकि दूसरा इंडिया गठबंधन से जुड़ा सवाल, यूपी दिल्ली में टकराव, कैसे होगा जुड़ाव? तो कौन बट रहा है, कौन जुड़ रहा है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में आज मेरे साथ अलग अलग दलों के अलग अलग दिग्गज, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। महेश चंद्र दुबे शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता, किशोर तिवारी वरिष्ठ नेता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह साजन, प्रियंका कक्कड़ मुख्य प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, और सुप्रिया श्रीनेत राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की। और सुप्रिया बटेंगे जुड़ेंगे इस पर तो मैं आता हूं, पर पहले क्योंकि आप महिला भी हैं, किसी महिला को माल कहना, इस संज्ञा देकर संबोधित करना, क्या यह शोभा देता है? और यह आपके गठबंधन की ओर से कहा गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ और मुझे लगता है ये गलत है। मुझे लगता है किसी भी आवेश में, किसी भी चुनावी परिस्थिति में किसी भी महिला के लिए ये शब्द का प्रयोग गलत है और मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि एक ब्याहता को, वैधव्य झेलती हुई एक नेत्री को कांग्रेस की विधवा कह देना, उनके पुत्र को हाइब्रिड बच्चा कह देना, एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देना, ये कह देना कि लड़कियों की फोटो अचार के डब्बे पे छाप दो तो अचार ज्यादा बिकेगा, इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी जी ने की हैं, वो भी सर्वथा गलत है। जिस तरह की धमकियां, जिस तरह की भाषा भाजपा के प्रवक्ता आधिकारिक तौर पर, जिस तरह की भाषा भाजपा के मंत्री महिला नेत्रियों की यूज करते हैं, वो भी गलत है। लेकिन मैं एक स्वर में इसकी निंदा करती हूँ। हमारे गठबंधन ने कहा हो, किसी और ने कहा हो, बिल्कुल गलत है, नहीं कहना जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आधी आबादी की इज्जत होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक जीवन में जितनी ज्यादा महिलाएं आएंगी उतना सशक्तिकरण होगा, लेकिन अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग होगा तो महिलाएं कहीं ना कहीं विचलित होकर पीछे हटती है। ये गलत है, बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए। एक सामंती सोच, एक महिला विरोधी सोच, और ये शब्द मैं सोच समझकर इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में वो एमसीपी जो यूज होता है, मेल शॉविनिस्ट पिग, ये जो पुरुषों की एक मानसिकता है, ये उसका भी प्रकटीकरण है क्या? दरअसल ये कड़वी हकीकत है क्या हमारे समाज की? सुप्रिया? नहीं, मैं इसको इतना साइकोलॉजिकली नहीं देखूंगी, मैं इसको ज्यादा सोशली देखूंगी। ये एक मान्यता है कि महिलाओं के बारे में ये बातें कही जा सकती हैं और इस पर लोग बचकर निकल सकते हैं। सोनिया जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग भाजपा के प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठकर करते हैं,
रूह सिहर जाती है कि ऐसा कोई कैसे कह सकता है। मैं एक महिला हूं, यहां पर एक और महिला है पैनल में, प्रियंका जी। हमारे बारे में जिस तरह के शब्दों का चयन सोशल मीडिया पे बीजेपी के अधिकृत लोग करते हैं, वो देखकर कई बार शर्म आती है कि इनके घर में क्या माँ बहनें पत्नियां, इनकी महिला मित्र लोग नहीं है क्या, ये ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है ये सामंतवादी सोच से ज्यादा ये कहीं ना कहीं एक दोयम दर्जा महिला को जो माना जाता है उसका प्रमाण है। और मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी में। और ये मैं बड़े फक्र से कहती हूं, राहुल गांधी जी जिस तरह से महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, या हमने जो अपने संविधान का संशोधन किया रायपुर अधिवेशन में, और हमने महिलाओं को 50% आरक्षण, पदाधिकारियों के जो लिस्ट थी उसमें महिलाओं को, ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों को दिया, वो बड़ी पहल थी। और मुझे ऐसा लगता है जब प्रधानमंत्री मंच से मंगलसूत्र की बात करते हैं या मुजरे जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को यह संबल मिलता है कि ये सारी बातें आम बात है, ये भाषा कही जा सकती है। नहीं, ये भाषा नहीं कही जा सकती। मतलब ये आम चलन हो गया है और महिलाओं को ऐसी भाषा से संबोधित करना, मतलब किसी की त्योरियां ही नहीं चढ़ती, किसी को फर्क नहीं पड़ता। गुलाब चंद्र दुबे, अब शाइना एनसी ने एफआईआर तो दर्ज करा दी, पर जो और बातों का जिक्र सुप्रिया श्रीनेट कर रही हैं, क्या उनका भी संज्ञान लेना चाहिए? ये ऐसी अभद्र भद्दी भाषा का, सस्ती सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के लिए राजनीति में क्या बंद होना चाहिए? यहां ताली दोनों हाथ से बज रही है दरअसल। जी 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 संदीप जी, सबसे पहले मैं सुप्रिया नेत बहन को कहना चाहूंगा कि आज पहली बार इनका हम आमने सामने इनके आए हैं। ये कांग्रेस की एक बड़ी सूबे की एक अच्छी लीडर मानी जाती है। आज एक नारी के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की गई है इंडिया गठबंधन के उन्हीं के अरविंद सावंत जी के माध्यम से, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि माननीय बाला साहब ठाकरे ने शब्द कहा था जहां से उनका जन्म हुआ। माननीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था संदीप जी कि नारी शक्ति का दूसरा नाम सृष्टि का सृजन पुनरावृत्ति है। क्या उसको मानते कि नहीं मानते? उनके रक्षा के लिए 3 अवस्थाओं में शिव सैनिकों का आदेश था। उन्होंने कहा था बाल्यावस्था में पिता करे, युवावस्था में पति करे, वृद्धावस्था में पुत्र करे। यही सनातन धर्म और राजधर्म से जोड़ा गया था। क्या अरविंद सावंत जी के पास आज सनातन और राजधर्म बचा हुआ है क्या? यही बात क्या बीजेपी के उन तमाम नेताओं पर लागू होगी जिनका विवरण किया गया है? ये अरविंद सावंत पर लागू होता है। मैं तो शुरुआत में कहा ये कतई निंदनीय है, दे शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, पर बीजेपी के नेता भी इस्तेमाल करें वो भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ना, या सिर्फ दूसरे की गलती गिनाएंगे, अपनी पर्दादारी करेंगे। संदीप जी, जब तक मेरी पूरी बात नहीं हो पाती, हमको पूरी बात करने दीजिए। मैं ये श्रीनेत से ये जानना चाहता हूं चीज के लिए कि जिस टाइम से उन्होंने बात कही कि इस देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं, मंगलसूत्र के परिप्रेक्ष्य में ये जो शब्द आज कहा गया है कि इंपोर्टेड माल, और फिर कहा जाता है कि मैं किसी का नाम लिया क्या, जबकि आपके मीडिया के लोग अमित पटेल के यहाँ एक कोई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, जर्सी गाय हो, बाकी शब्द भी हैं। देखिए टंचमाल दिग्विजय सिंह ने भी कहा था। मैं ये कह रहा हूं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी भी दल के किसी भी नेता को करना चाहिए क्या? आप फिर से कि नहीं अरविंद सावंत ने तो गलती की है, मैं ये थोड़ा कह रहा हूं कि नहीं की, पर बाकियों ने जो की है क्या उनको उनकी पर्दादारी हो सकती है? मेरा सवाल ये है गुलाब भाई। संदीप जी, बिल्कुल आपके सवाल को मैं मानता हूं। आप किसी बीते हुए अतीत के समय के बारे में बात कर रहे हैं, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। वर्तमान की बात पूरा करूं तो अतीत में आऊं। अगर मैं बात करूं इरफान अंसारी का, आपको अच्छी तरह बयान होगा। उन्होंने कहा था आदिवासी महिला को एक टंचमाल है। फिर उसके बाद उन्हें शारदा राठौर ने कहा था कि चमड़ी और दमड़ी के ऊपर टिकट बांटे जाते हैं। ये किसने कहा था? इनके लोगों ने कहा था ना। हम उस अतीत जानना चाहते हैं वर्तमान की परिस्थिति में, इसलिए कि साइना एनसी मेरी कैंडिडेट है। मैं एक शिवसेना का प्रवक्ता हूं। जो वेदनाओं और जो दर्द से हम लोग इस वक्त वर्तमान में चल रहे हैं, वो वेदना को मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहूंगा। संदीप जी, जो हालात इन लोगों ने पैदा किया है, इन लोगों को गलती मानने से इन लोगों को क्यों दोनों तरफ से नहीं मानी जा रही ना? मैं यही तो कह रहा हूं, दूसरा गलती माने, आप गलती नहीं मानेंगे तो यहां से कैसे हल निकलेगा?
ये भी अपने आप में सवाल है, जो आप नहीं करने को तैयार है। कोई बात नहीं, अब मुद्दे पर आते हैं। ये जुड़ाव और बिखराव की और टकराव की जो बात है, तो शायना एनसी को लेकर एक जो वो दिक्कत, भाई वो तो बीजेपी में थी, ये तो आप मानेंगे। आपके पास आई 16-17 उम्मीदवार तो ऐसे हैं कि वो थे बीजेपी में, सिंबल आपका लिया जा रहा है। तो ये बागियों को लेकर महायुति दुखी हो रही है क्या? 36 लोग बाकायदा, गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइएगा, बागी बनकर खड़े हो गए हैं। बागियों की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्या, गुलाब चंद्र? संदीप जी, सही आंकड़े आपके हैं, हम उसको कैसे नकार सकते हैं। बिल्कुल सही आपके आंकड़े हैं। माना कि महायुति के अंतर्गत बगावत है, बहुत जल्दीबाजी होगा आज करने के लिए। 4 तारीख को मुझे ऐसा लगता है कि ये बगावत ये बागियों का आंकड़ा कम होगा। मैं नहीं कह रहा हूं चीज के लिए कि सबको सब सुनाता हूं कि आंकड़ा कम होगा। इन परिस्थितियों में जो आप कर रहे हैं कि 16 सीट पे बीजेपी लड़ रही है हमारे सिंबल पे, यही तो सामंजस्य है, यही तो हमारा संघर्ष था, यही तो हमारा समन्वय था। अगर हम अपने मित्र पक्ष से मिल करके सामंजस्य स्थापित करके चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी में विलय कर लीजिए ना। इसमें संदीप जी, गुलाब भाई, बीजेपी में विलय कर लीजिए। बीजेपी के नेता लेंगे, अपने नेताओं को दे नहीं रहे टिकट, उनके नेता बुलाकर सिंबल अपना दे रहे हो। कहने को वो शिवसेना शिंदे के हो गए हैं, वो बीजेपी वाले। विलय कर लो पार्टी का। संदीप साहब, एक विलय इसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय पटल पे राष्ट्रीय जो हमारे पद और कर रहे और जो हमारे संगठन रहे, शायद शिवसेना भारतीय जनता पार्टी इतना लंबा तक किसी के मित्रता चला नहीं। जिन्होंने माननीय बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो महाराष्ट्र के इतिहास के पटल पे उन्होंने रखा, ये मैत्रीपूर्ण संबंध 26-27 वर्ष बीत गए। संदीप जी, कल्पना करिए, अगर आज हम लोगों ने सामंजस्य बना करके 16 का आंकड़ा मुझे दे रहे हो, 16 का आंकड़ा नहीं है। चलिए, सामंजस्य कह रहे हैं इसे, समन्वय आप बता रहे हैं। पर महेश, एक सेकंड महेश वर्मा, ये सामंजस्य है या ये युति हो गई है बागियों से दुखी? ये क्लियर प्रेजेंट डेंजर हो गया है महेश वर्मा? नहीं, इसका यही पैमाना नहीं होना चाहिए कि हम कोई दुखी हैं। अच्छा, इससे कहीं ज्यादा हरियाणा में हमारे पास 50% के आसपास हमारी बागियों की संख्या थी। हम जितना लड़ रहे थे, हरियाणा अलग था, आमने सामने बस 2 पार्टियों की लड़ाई थी, बाकी तो फ्रिंज प्लेयर्स थे। यहाँ दोनों गठबंधन में 3-3 लोग हैं, तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं ये बात। बिल्कुल, हमारी जो सीट की संख्या है उसके अनुपात में अगर बागियों की संख्या देखें जो आप बता रहे हैं और जो दर्शकों के दिखा रहे हैं, वो 15 से 20% है। और इसमें जो है हम दुखी नहीं, हम सब लोग एक हैं। और उसमें आपको लास्ट तक जब विड्रॉल आएगा और जब तक वो बीजेपी में अमूमन ये होता नहीं है क्या, और मत कि ऐसे बागी हो जाएं और घटक भी आंखें भी तरेरने लगे हैं। भाई मानखुर्द से संदीप भाई, एक मिनट सुनिए ना, सुन तो लीजिए। अरे आदमी की होती है। आजकल आप सुनते नहीं है, पहले आप मन बनाकर आ जाते हैं कि मुझे जवाब यही देना है, कुछ भी पूछ ले चाहे संदीप। सवाल तो सुन लीजिए। मानखुर्द, ऐसा कभी होता है कि आपका घटक जहां बीजेपी अनइक्विवोकली क्लियर शब्दों में ये बोल दे कि भैया ये आदमी मत खड़ा करना किसी भी कीमत पर, वहां नवाब मलिक को खड़ा कर दिया जाए, निर्दलीय के तौर पर नामांकन कर दिया जाए एनसीपी की तरफ से, भाई वैसे ही बागी नहीं खड़े होते और घटक ऐसे आंखें तरेरने लगे? ये नहीं होता है। ये नया हो रहा है क्या महाराष्ट्र में? आपने इस बारे में जो है एनसीपी के नेता जो सुप्रीमो हैं अजीत पवार, जिसे आपने सवाल दागे थे और उन्होंने बड़े आपको सटीक जवाब, हर इंटरव्यू, हर काम को बड़ा बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं क्या, ट्रैक कर रहे हैं क्या? आप स्वाभाविक है। देखिए, ये चुनावी बेला है और आप जैसे सीजन पत्रकारों के जो सवाल होते हैं थोड़े से उसको सुलगाते भी हैं, थोड़ा सा उससे गर्माहट भी आती है और उसको लेकर थोड़ा सा सजग भी रहना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग भी पॉलिटिकल परजीवी हैं, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत इन सब चीजों का ध्यान में रखना ही चाहिए। तो उसका आपको सार्थक जवाब उन्होंने दिया कि हम उसको समझाएंगे, करेंगे, हम समझाएंगे। मतलब वही
योर फिंगर्स आर क्रॉस्ड कि भाई 4 तारीख तक देखिए, सब कुछ सुलझ जाना चाहिए। और हमारी एक लोकप्रियता मिनट किशोर तिवारी, पर दिक्कत आपके यहां भी है। आप ठीक है, आपकी बातें खिल रही होंगी कि युति वाले दुखी हैं, पर आप भी कोई ज्यादा सुखी नहीं है। हालांकि दूसरे के दुख देखकर आदमी सुखी होने लग जाता है। एक पहलू पे बात करता हूँ। चाइना एनसीए मेरे मित्र नाना चुडासमा की बेटी है। वो बाला साहेब ठाकरे के भी बहुत करीब थे और एक बहुत ही होनहार फैशन दुनिया में अथॉरिटी है फैशन टेक्नोलॉजी की। और मैं संदीप जी, मैंने उनकी अनकंडीशनल माफी मांगी है, उनको फोन करके बताया है कि देयर इज नो एक्सक्यूज। अरविंद सावंत जी की जबान लड़खड़ा गई है। उनको बाहरी उम्मीदवार बोलना था तो वो कुछ और बोल गए, ये क्या बात है। और चुनाव के अंदर ऐसी भाषा, अभद्र भाषा को टालना चाहिए। ये और औपचारिक मैं बयान भी आ सकता था शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से, चाहे उद्धव ठाकरे बोले, आदित्य ठाकरे बोले, संजय राउत बोले, या बुलवाएं अरविंद सावंत से। उसमें विलंब क्यों हो रहा है? नहीं मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, इन पर्सन, मैं भी नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ ना, जी इन बिल्कुल। पर्सन उनसे इन पर्सन बात करके अनकंडीशनल अपोलॉजी दी है। और अरविंद सावंत भी अनकंडीशनल अपोलॉजी देंगे। लेकिन बीजेपी और आपका जो मेन था ना, दुखी बागियों से दुखी, हाँ संदीप जी, बड़ा मसला है। क्या हो गया चुनाव में, तुम्हें बताऊं मैं, अब ये 16 उम्मीदवार बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को दिए। केवल 40 जो अपने सूरत, फिर वहां से गुवाहाटी और गोवा आए थे, वही ओरिजिनल है। बाद में सब दे दिए गए। बाद में क्या हुआ कि शिंदे के लोग तो नाराज होना ही है ना, तो वो खड़े हो गए। और अजीत पवार का तो ऐसा हालत है कि वो नवाब मलिक और उसके दोनों के अंदर एकनाथ शिंदे को दे दी। और मेरे एक मित्र थे उनके, कृष्णा हेडगे, उनको टिकट दी और बाद में बोले हमने आरपीआई को दी और वहां पे बीजेपी ने फॉर्म छोड़ा। अब पूरी बीजेपी की अगर आप लिस्ट देखें तो 182 पे जा रही है। और मुझे लगता है कि ये 40-50 पर ये उनका लोग सारा जाके गणित रुके। फैला लिया। किशोर भाई, अपना गणित तो थोड़ा बता दीजिए। 10 कांग्रेस के भी हैं, 4 आपकी पार्टी के भी बागी खड़े हैं। और इसमें ज्यादा बड़ी दिक्कत देखिए, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी विदर्भ में और शिवसेना अच्छा नहीं करती है मुंबई में, तो आपकी नैया पार नहीं लग पाएगी। और वहीं ये बागियों की समस्या ज्यादा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप तो बहुत अच्छा बोला, मैं अभी बता। विदर्भ मराठवाड़ा से अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं करती है और कोकण और बंबई से हम परफॉर्म नहीं करते तो हम कहाँ आएंगे। हाँ, अभी ये पिछले चुनाव में तो हमारा 155 से हम आगे थे, 130-32 पे वो आगे थे। हाँ। और बीजेपी तो कहती है कि 100 भी चुन के आए तो हम 40 खरीद लेंगे। वो बहुत खतरनाक लोग है भाई। और महाराष्ट्र की भूमि जो है ये उपजाऊ भूमि है। और यहाँ 25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट है, ये फाइनेंशियल कैपिटल है। और एक मैंने वो आपका देखा कि बटेंगे तो कटेंगे, बाद में और लड़ेंगे, और क्या बोले थे वो। तो मुझे वो हमको ही सतेज कर रहे हैं लोग, हमको ही सतेज कर रहे हैं। कौन किसको ना सचेत कर रहा है? सवाल तो यहां भी अटका हुआ है ना सुनील साजन। ये अखिलेश ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे, किसे बता रहे हैं? जी संदीप जी। इंडिया वालों को ही बता रहे हैं। देखिए संदीप जी, भारतीय राजनीति में देखिए संदीप जी, भारतीय राजनीति में माननीय अखिलेश यादव जी को जब आप देखेंगे तो सकारात्मक बात करने वाले लीडर, कभी कोई नकारात्मक बात नहीं, कोई नकारात्मक बयान नहीं, कोई नकारात्मक काम नहीं। तो जोड़ेंगे तो जीतेंगे, ये तो सकारात्मक बयान है।
नहीं, और कह रहे हैं कि सकारात्मक तो हमको सबको राजनीति, जोड़ना वो है। तो सकारात्मक राजनीति भी करते हैं, कहते हैं जब त्याग सबको की जगह नहीं होती राजनीति में, तो 9 की 9 सीट पर समाजवादी लड़ेगी उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में, और वही चीज कांग्रेस ने आपको दिखा दी महाराष्ट्र में, 2 सीटें ही छोड़ी आपके लिए, अब 5 पे लड़ेंगे। तो कौन सा जुड़ने की बात हो रही है यहां पर? थोड़ा मैं असमंजस में हूं आपकी बातों को लेकर। देखिए देखिए संदीप जी, नहीं संदीप जी, असमंजस में मत रहिए, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि हमारी पहली प्राथमिकता बीजेपी को हराना है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार हरियाणा के समय भी कहा और अभी भी कहा, और इस बात को भी कहा कि भाई राजनीति में हम तो त्याग करने को तैयार हैं, लेकिन शायद त्याग की कोई जगह नहीं होती, वो बात का विषय है। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही जुड़ क्यों नहीं पा रहे? ना हरियाणा में जुड़े, तो जोड़ करके ही आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी कहां जुड़ पाई? एमवीए का हिस्सा कहां बन पाई? या कांग्रेस कहां जुड़ी? सही मायने में आप सीटें दे देते, वो भी तो मांग रहे थे, दोनों साथ साथ लड़ते। संदीप जी देखिए, कांग्रेस जुड़े या दूसरा कोई जुड़े, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हम उत्तर प्रदेश देश में पीडीए को जोड़ रहे हैं, जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, आदिवासी है, जो सदियों से पिछड़ गया, गरीब था, शोषित था, वंचित था, जिसका आज भी हक अधिकार छीना जा रहा है, जिसको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, या मैं ये कहूं कि धार्मिक रूप से भी पीछे माना जाता है, तो उसको जोड़ करके समाजवादी पार्टी कांग्रेस को जोड़ पीडीए नहीं पाए के साथ माध्यम में, से ना बीजेपी कांग्रेस को रोक आपको रही है। जोड़ पाती है, वाइसी वर्षा भी अप्लाई कर रहा है। नहीं, हम जुड़े हैं। अच्छा, हम जुड़े हैं, कांग्रेस जुड़े हुए जुड़ी है, हैं, समाजवादी सुप्रिया जुड़े पार्टी हुए जुड़ी है। हैं कि जब तक बीजेपी को सत्ता बटे से नहीं हुए हटा हैं, देंगे, तब तक बटोगे जुड़े, तो कोई दुविधा नहीं। कटोगे। उत्तर प्रदेश में साथ नहीं चल पा रहे, साथ तो दरअसल महाराष्ट्र में भी नहीं हो पाया। ये आने वाले दिनों की एक वानगी दिख रही है क्या? अभी दिल्ली पर मैं आया नहीं हूं, अभी यूपी महाराष्ट्र का सवाल है, वहां तक ही सीमित रखिएगा जवाब को। सुप्रिया, ये सवाल आपसे था। मेरा मानना है कि ये जो कंजेक्चर्स लगाए जा रहे हैं, हम पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है अखिलेश जी ने बड़ा परिपक्व बयान दिया था जब उन्होंने कहा था हमारी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है, जहां पर हम मजबूत रहेंगे हम लड़ेंगे, अन्यथा हम कांग्रेस को लड़ देंगे। हरियाणा में वो हुआ, महाराष्ट्र में उनके 2 सिटिंग एमएलए थे, वो सीट्स छोड़ी गई, और यहां से राहुल जी ने भी पहल हमेशा से जोड़ने की है। देखिए, हम या इंडिया गठबंधन या पीडीए की जो बात करते हैं, हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम सबको साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ना बटेंगे ना कटेंगे, हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। सामने वाला तो क्या क्या बातें करता है, सामने वाला कटने की बातें करता है, बटने की बातें करता है, कपड़ों से पहचानने की बातें करता है, 80-20 की बात करता है, शमशान कब्रिस्तान की बातें करता है। इस तरह के शब्द सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से आते हैं। मैं एक चीज यहां पर कहना चाहती हूं संदीप जी, क्योंकि आपके डिस्कशन का एक लंबा हिस्सा महिलाओं को लेकर था, और ये बात मैं तब भी कहना चाह रही थी। शाइना जी को मेरी पूरी तरह से, मैं उनकी सॉलिडारिटी में उनके साथ हूं। मुझे लगता है उनके लिए शब्द गलत प्रयोग हो गया, नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं उसी क्रम में एक बात पूछना चाहती हूं, बीजेपी किस मुंह से महिलाओं की बात करती है? बिल्किस बानो के अपराधियों का माला पहनाकर और लड्डू खिलाकर स्वागत किया गया। गौरी लंकेश के जो अभियुक्त है, मेन अभियुक्त जो है मर्डर का, उसको इनके घटक दल ने अपनी पार्टी में शामिल कराया। हाय तौबा मची, तब निकालना पड़ा। विनेश फोगाट को इनके सांसद ने क्या क्या नहीं कहा था, और कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर बृजभूषण सिंह को कोई भूला नहीं है। तो ये किस मुंह से महिलाओं की बात करते हैं, मैं तो ये पूछना चाहती हूं। मैंने तो पहले महिला नेत्रियों के बारे में इनके विचार की बात करी थी, लेकिन देश की आम लड़कियों, आम महिलाओं के बारे में इनके क्या कृत्य और क्या कर्म है, उस पर भी चर्चा हो जाए ना थोड़ी सी। हम जोड़ने की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं, ये तोड़ने की, कटने की, शमशान कब्रिस्तान की, मुजरा, मंगलसूत्र की बात करते हैं। अरे कभी मंच से आपने कहा है हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं, हमें आपस में रहना है, एकजुटता रखनी है? कभी आप बीजेपी को सुनेंगे ही नहीं।
ये बातें कहते हुए। नहीं, हमेशा ये तो बीजेपी की डराना, बात हो गई, पर अब धमकाना, मैं जो सवाल, आशंका एक पैदा मिनट करना, सुप्रिया, विवाद आपको पैदा रोकना करना। चाहूंगा। अभी जब आप जुड़ने की बात कर रहे हैं तो बंटने की तस्वीर भी तो सामने आती है। महाराष्ट्र को ही नहीं, क्यों हम सिर्फ चर्चा के केंद्र बिंदु में रखे हैं? दिल्ली में अब आपकी पार्टी, आपके प्रदेश अध्यक्ष तो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, न्याय यात्रा आप निकालने वाले हैं 70 की 70 विधानसभाओं में, और केजरीवाल से सवाल पूछेंगे, लोकपाल बिल कहाँ गया, यमुना का पानी क्यों जहरीला हो गया, हवा गंदी क्यों है, मोहल्ला क्लिनिक पर बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? तो यहाँ दरअसल संदेश क्या जा रहा है इंडिया को लेकर? संदीप जी, हम राजनीति में जनता के मुद्दे उठाने के लिए हैं। हम राजनीति में जनहित, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लाने के लिए हैं। हम जिन मुद्दों पर अगर जनता सफर कर रही है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसको उजागर करने के लिए, सरकारों को जवाबदेह बनाने के लिए। सवाल पूछने से हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन जाते। सवाल पूछने से हम दोनों एक दूसरे को लोकतंत्र में ज्यादा जवाबदेह बनाते हैं, ज्यादा जिम्मेदार बनाते हैं। और अगर हमें लगता है कि दिल्ली में आपने कुछ गलत किया है या किन चीजों पर, उनका मुद्दों पर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, हम करेंगे। और ये एक असलियत है कि हम बड़े स्वरूप में इस देश को बचाने के लिए, संविधान के लिए दरअसल बिल्कुल योगी एकजुट एक साथ आदित्यनाथ खड़े की हैं। बात लेकिन की राज्यों में बटेंगे, जरूर हमारी एक मिनट इकाइयां- सुप्रिया, योगी आदित्यनाथ की बात बटेंगे तो कटेंगे ज्यादा आप पर लागू हो रही है, और वो दरअसल नसीहत अखिलेश यादव की भी आपको कुछ बता रही है कि भाई जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब 2013 का विधानसभा चुनाव का आंकड़ा मेरे सामने है। कांग्रेस का वोट बैंक था 24.55%, 28 सीटें ले पाई थी आम आदमी पार्टी, और आपका सहारा उसकी जरूरत पड़ी सरकार बनाने के लिए शुरुआती दौर में, जो सरकार बनी। लेकिन 2015 में फिर चुनाव हुए तो आप आ गए 9.65% पर, तो आम आदमी पार्टी 67 सीट जीत गई। और 2020 में आप रह गए सिर्फ 4.25%, तो आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीत गई। जब आप कमजोर होते हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। आप जहां मजबूती पाएंगे, आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, बीजेपी के लिए सरकार बनाने के दरवाजे खुल जाएंगे। आप बीजेपी को मदद कर रहे हैं क्या? सवाल मेरा ये है। संदीप जी, हम कोई एनजीओ तो चला नहीं रहे हैं, हम राजनीतिक दल हैं। और हर राजनीतिक दल बिल्कुल अपनी जमीन मजबूत करना चाहता है, और हर राजनीतिक दल चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव जीतना चाहता है, अपनी प्रबलता चाहता है। हम कोई एनजीओ थोड़ी चला रहे हैं, डफली बजा रहे हैं, भजन सुना रहे हैं लोगों को। हम एक राजनीतिक दल है, और राजनीतिक दल होने की हैसियत से हमारी भी राजनीतिक। पर आप ये समझ रही हैं, आप बीजेपी के खेवनहार, बीजेपी के मददगार साबित हो सकते हैं अगर आपने अपना वोट बैंक बढ़ाया तो। इस जन्म में कांग्रेस बीजेपी की मददगार कभी नहीं साबित हो सकती है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति, उनकी सोच, उनकी विचारधारा में हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारी राजनीति में जमीन आसमान का, दिन और रात का अंतर है। हम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के दो तरफ खड़े हैं। अगर आप हमारे चुनावी रणनीति देख लीजिए, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, हर जगह हमने नुकसान सहकर बीजेपी को खत्म करने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी के नंबर कम करने के लिए ही काम किया है। 2024 का लोकसभा चुनाव कई जगह ऐसी थी जहां पर हम वो सीट ले सकते थे, लेकिन हमने बड़ा दिल करके अपने घटक दलों को चलिए सीट दी। तो ठीक है, प्रियंका कक्कड़, बड़े स्वरूप में हम, और आज आपको काम भी था, पर लास्ट में ही, क्योंकि ये अब सबसे अहम पड़ाव पर चर्चा के हम आ रहे हैं, जुड़ रहा है इंडिया गठबंधन कि बट रहा है इंडिया गठबंधन? और ये सीधा सवाल है आपके और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर। सभी को नमस्ते। संदीप जी, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन टू। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कॉल दिया है, टॉप से जो कॉल आया है, वो बीजेपी के लिए है कि सारे जो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो एनसीपी वाले अजीत पवार हो, 70,000 करोड़ के घोटालेबाज, या फिर वो प्रफुल्ल पटेल हो, या फिर वो छगन भुजबल हो, या फिर वो अदर स्कैम के अशोक चौहान हो, जो भी सारे भ्रष्टाचारी हैं, वो मिलकर चले। बटेंगे तो कटेंगे, पकड़े जाएंगे, जेल के अंदर चले जाएंगे। और निश्चित तौर पर जो हमारा जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वो कॉल इसलिए है, जनता के प्रति है कि सबको जुड़ना है, एक साथ रहना है। क्योंकि भाजपा ने 2014 से सिर्फ बांटने का काम किया है, भाइयों के बीच में लड़ाई की है। महाराष्ट्र में
बांट के लड़ाई की है, उत्तर प्रदेश में लड़ाई की है, जैसे सुप्रिया जी बता रही थी 80-20 की राजनीति की है, शमशान वर्सेस कब्रिस्तान की राजनीति की है, तो उसके प्रति एक संदेश है। जहां तक कांग्रेस और हमारी बात है, तो हमारा गोल, एंड गोल सेम है कि बीजेपी को डेफिनेटली हराना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बीजेपी जब से आई है हर चीज में पतन देखा गया है। दिल्ली में कांग्रेस खड़ी होगी, आपके लिए दिक्कत होगी? नहीं, बहुत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उनका स्वागत है। दिल्ली में हम अपना सर झुका के लोगों के बीच में अपना काम लेकर जाएंगे, हम बताएंगे हमने 10 साल में क्या काम किया, वो बता देंगे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया है, भाजपा बता देगी उन्होंने 10 साल में क्या काम किया है, तो वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उसमें कुछ गलत नहीं है। और दिल्ली में बहुत अलग पॉलिटिकल सिनेरियो है, जैसा आप जानते हैं। महाराष्ट्र में अलग है, वहां पे इतने सारे फ्रैक्शंस हैं, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो साथ आना जरूरी है ताकि बीजेपी। इनर कॉन्ट्रडिक्शंस ही सबसे बड़ी चुनौती है क्या इंडिया गठबंधन के लिए? ये कॉन्ट्रडिक्शंस, ये विरोधाभास एनडीए में नहीं दिखाई देते। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कितनी बार देखेंगे एनडीए के जो अलायंस पार्टनर हैं एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं। अभी हरियाणा में ऐसा हुआ, बस उसकी चर्चा नहीं होती। हम भी यहाँ पे, जनता बहुत समझदार हो चुकी है, उनको भी पता है कि लोकसभा में हमने किस लिए अलायंस किया, उनको भी पता है कि महाराष्ट्र में अब कितने फैक्शंस हैं और सबको एक साथ लड़ना जरूरी है। हमें तो एक सीट ऑफर भी की थी, अरविंद केजरीवाल जी ने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव महाराष्ट्र में, वी विल सपोर्ट द इंडिया अलायंस। आप अरविंद केजरीवाल जी को भी देखेंगे वहां पे प्रचार करते हुए। तो हमारा एंड गोल सेम है, और इसमें कोई भी हरियाणा में क्या एंड गोल दिखा था? हरियाणा में वो सीटें आप मांगते रह गए, आखिरी 2 दिन तक आपको लटकाए भटकाए रखा, अटकाए रखा, तब जाकर आपने अपने सारे उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। साथ होते तो शायद तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी। कितना 0.8-0.7% का ही तो डिफरेंस था वोट शेयर। बिल्कुल हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, पर जैसे महेश वर्मा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अगर पहले महिलाओं के बारे बात की थी, वो पहले की बात हो गई, अभी करंट बात करते हैं। तो वैसे ही हमने हरियाणा में प्रयास किया, नहीं हुई बात, और अब भी दिल्ली के बारे दोनों पार्टीज बहुत क्लियर हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, और हम लोग महाराष्ट्र के बारे भी बहुत क्लियर हैं। तो सारी दुविधा जो है वो आई गेस टीवी चैनल्स पर होगी, हम लोगों के दिमाग में कोई दुविधा नहीं है और कोई विरोधाभास वाली बात नहीं है। इंडिया अलायंस का एंड गोल सेम है कि महाभ्रष्ट भाजपा से, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से बीजेपी को इंडिया से हटाना है, इस देश से हटाना है। उन्होंने करप्शन, हर चीज में करप्शन है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि गुजरात में तो वो करप्शन लीगलाइज करने की सोच रहे हैं, ऐसा रेकमेंडेशन किया कि ईएमआईज पे कर लो करप्शन, क्योंकि हर काम में लगते तो हैं ही पैसे। ऐसी भ्रष्ट सरकार को हटाना है। 16 करोड़ जो पूंजीपतियों का पैसा माफ कर दे, जो लोगों के मुद्दे ना उठाए, किसान मरता रहे, अपने लोन चुकाने में पूंजीपतियों के लोन माफ हो जाए। एक और बड़ी खबर तो प्रियंका ये है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं उतनी घोषणा करो जितनी पूरी कर सको। अब उसे लपक लिया है बीजेपी ने कि रेवड़ियां बांटते हैं फिर पूरी नहीं कर पाते कांग्रेस वाले, विपक्षी खेमे के लोग। देख, हमारा तो बहुत क्लियर है, हमारा रेवड़ी वर्सेस उनका रेवड़ा मॉडल है। वो पूंजीपतियों के पैसे माफ करती है बीजेपी, हम जनता के पैसे जनता पे खर्चते रहेंगे। हमारा स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है, एंड इसमें मुझे कहने में कोई आपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इज अ मैन विद फाइनेंशियल प्रूडेंस, और आप तो वो कर पा रहे हैं, पर कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है क्या? आप तो फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट भी रही हैं सुप्रिया। ये रेवड़ी की नई लड़ाई जो शुरू हुई है, आप क्या बैकफुट पर आ रहे हैं? और बैकफुट पर आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि खुद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात कह दी है। खरगे जी को बार बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना, खरगे जी का लगातार अपमान करना, ये बीजेपी की फितरत है। उनको शायद दिक्कत है कि वो दलित है, वो इतने कम वर्ग से आए और फिर कहां पहुंच गए। मुझे लगता है उनके अंदर की कुंठा होगी, और प्रधानमंत्री का इस पर बोलना उस बात पर मोहर लगाता है। खरगे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी जनहित और जन कल्याणी योजनाओं की जनक रही है, और हम आगे भी ये काम करेंगे। उन्होंने बड़ी प्रूडेंट बात करी, उन्होंने कहा जितना हम कर सकते हैं, जितना पॉसिबल है फिस्कल, वही अनाउंस करो। ये तो अच्छी नसीहत है, इसमें क्या गलत मतलब काम? आप ज्यादा तो जरूरत से ज्यादा घोषणा कर देते हैं, हमने इसमें ये बात भी तो निहित है सुप्रिया, कि नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल निहित नहीं है। इसलिए निहित नहीं है क्योंकि तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल में जो हमने कहा था वो करके दिखाया और हमारा फिस्कल मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक चल रहा है। खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, वो बिल्कुल राय दे सकते हैं। लेकिन मैं तो ये पूछना चाहती हूं कि रेवड़ी रेवड़ी कहने वाले जब अमीरों को रबड़ी बांटते हैं, 16 लाख करोड़ आप उनके माफ करते हैं, मोनोपोली आप उनकी बनाते हैं, सेबी की चीफ फंस जाती है, आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि आपके मित्र पर आंच आ जाएगी। आप तो रबड़ी खिला रहे हैं और आप रेवड़ी रेवड़ी दूसरे को चिल्लाते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी को जनहित और जन कल्याणी योजनाओं से आपत्ति है तो रहे आपत्ति, ये योजनाएं तो होंगी क्योंकि इस देश के संसाधन पर पहला हक वंचितों, शोषितों और गरीबों का है। इससे वो नाक मुंह भू सिकोड़ते हैं तो सिकोड़ते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सुप्रिया, हजारों की तादाद में राय आ रही है। एक राय को और एक सवाल को आपके सामने आखिरी सवाल के तौर पर भी पेश कर रहा हूं, बिल्कुल छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। राजेंद्र काइनौर हैं हमारे दर्शक, मोहाली पंजाब के रहने वाले। इनका कहना है एनडीए की तुलना में इंडिया गठबंधन में मतभेद ज्यादा नजर आते हैं। ये समस्या है क्या, या आप कहेंगे आप ज्यादा लोकतांत्रिक हैं, या ये दरअसल अराजकता हो रही है? ऐसा नहीं, मैं इसका सही जवाब अगर दे दूं, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज। ज्यादा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हर टीवी चैनल पर एक को दुखों को छोड़कर, अगर आपको छोड़ दूं, ज्यादातर टीवी चैनल पर पिक्चर वो दिखाई जाती है जो पीएमओ में बैठा हुआ एक चपरासी तय करता है। ज्यादातर टीवी चैनल पर बागी जो है वो बीजेपी के और उनके घटक दलों के नहीं दिखाए जाते। नहीं दिखाया जाता कि अजीत पवार कहते हैं मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं, हर बार डेप्यूटी रह जाता हूं। नहीं दिखाया जाता कि फडणवीस कहते हैं अजीत पवार की वजह से लोकसभा हार गए। नहीं दिखाया जाता है कि तानाजी सावंत जो शिंदे सेना के थे वो अजीत पवार के गुटके वालों को कहते हैं कि हमें तो उनको देखकर उल्टी आती है। ये बातें नहीं दिखाई जाती हैं, इसलिए दर्शकों को एक ये भ्रम भ्रांति फैलाई जाती है। लेकिन इंडिया गठबंधन एक है